नमस्कार, मैं सिद्धार्थ साव। एक सेकेंड, ये हेडफोन सही विस्तार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जगदीश चंद्र जी का द्वारा लिखा हुआ जो दलित साहित्य पे उपन्यास है उसकी, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है। MSD 3 के पाठ्यक्रम में है उपन्यास। 5 उपन्यासों में से एक उपन्यास है धरती धन्ना अपना। मुख्य रूप से इसमें जो है दलित जीवन के बारे में बताया गया है कि दलितों का जीवन किस प्रकार संघर्षमय रहा है। वह उसी की एक क्षेत्र की जो घटना के आधार पर है, क्योंकि लेखक उस जगह से बचपन में बहुत दिन बिता चुके थे। उनका ननिहाल था जगदीश चंद्र जी का। तो उसी उपन्यास के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं परीक्षा के दृष्टि से। परसों हम लोग की परीक्षा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अगर एक रत्ती भर भी हम आप सबकी मदद कर सकते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो श्री गणेश करते हैं। उसके पहले बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आप सभी को। माँ सरस्वती आपको सदैव शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में आपको प्रगति करे, उत्थान पाएं आप। तो चलिए अब आरंभ करता हूं मैं। धरती धन्ना अपना के प्रमुख चरित्रों पर विचार किया जाए, मतलब उनके चरित्रों के बारे में मैं बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेरे सामने कॉपी में है कि उपन्यासकार जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास धरती धन्ना अपना के रूप में परिवेश प्रधान है। इसमें पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के घोड़ेबाहा गांव के ग्रामीण अंचल को चित्रमय रूप दिया गया है, जो 2 नदियों के बीच की भूमि पर बसा होने के कारण इसे दोआबा के नाम से जाना जाता है। और उपन्यास में तथा विभिन्न समीक्षकों ने भी दोआबा के नाम से पुकारा या लिखा है। आप इसमें दो शब्द हुए और आब मतलब नदी, तो 2 आब के बीच के बसा हुआ जमीन। तो अब हम लोग आते हैं कि उपन्यासकार जगदीश जी ने इस उपन्यास में पंजाब के इस गांव की सामाजिक आर्थिक परिवेश को संपूर्णता से प्रस्तुत किया है। कथानक गांव के विभिन्न चरित्रों के जो विभिन्न चरित्र हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, छज्जूसा हैं और विभिन्न चरित्र जो हैं, उनके घात प्रतिघात व्यवहार से, घटनाक्रम से जो घात प्रतिघात से आगे बढ़ती है, तो उसके माध्यम से परस्पर व्यवहार द्वारा प्रस्तुत कर लेखक ने अपने कौशल का परिचय दिया है। उपन्यास में चरित्र अनेक हैं, चरित्र बहुल है ये उपन्यास, मतलब चरित्र इसमें बहुत है, गिनती से अधिक। जैसा कि हम देखते हैं कि ज्ञानो है, काली जो मुख्य पात्र हो सकता है और ज्ञानो उनकी प्रेमिका है, प्रतापी चाची हैं, जीतू ज्ञानो का बचपन का दोस्त है, ताई निहाली है और प्रीति और निक्को है, जिनके 11 बच्चे हैं। लच्छो है, मंगू है, कंता है, बसंता चौधरी है। कंता बसंता चौधरी दोनों भाई हैं। चौधरी हरनाम सिंह हैं, लालू पहलवान है जो उनके पिता के दोस्त भी थे, हरदेव है, छज्जूसा है, डॉक्टर विशन दास है, पादरी अचिंत राम है, पंडित संत राम है, महाशय हैं, आदि अनेक पात्र हैं, है ना। तो इस संदर्भ में अब कॉमरेड टहल सिंह भी हैं, किताबी कॉमरेड। तो इनमें से अधिकांश चरित्र जो व्यक्तिक नहीं है, निजी उनकी विशेषता नहीं है, वह जो है ना समुदाय, जो उस वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में लेखक ने इनको प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लेखक जगदीश जी ने इन्हें वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब आते हैं कि इन पात्रों का अपना विशिष्ट महत्व
तथा गुणों के बावजूद वे प्रतिनिधित्व अपने वर्ग और समुदाय का ही करते हैं। उपन्यास के इतने चरित्रों में प्रमुख चरित्र किनका है? काली और ज्ञानों का है, और सवर्ण समुदाय का है, जिसमें बहुत सारे सिंह हैं। तो काली जो है ज्ञानो, लच्छो, प्रतापी चाची, काली का मित्र जीतू, उनकी ताई निहालो वह पात्र हैं जिसे देखिए अब वर्ग है, एक वर्ग मैं बता देता हूँ वर्ग विशेष से कि जो शोषित वर्ग के रूप में कौन कौन है। काली है जो शहर से काम करके मजदूर बन के आया है। दलित से वह गांव से जब शहर जाता है तो वह दलित से मजदूर बन जाता है, क्योंकि दलितों का गांव में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मजदूरों का होता है। मजदूरों के काम के घंटे निश्चित हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, मजदूरों के नियम हैं, परंतु यहाँ पे दलितों का कोई नियम नहीं होता, वो बेगार करते हैं इस गांव में उपन्यास के अंतर्गत। तो काली, ज्ञानो, लच्छो, प्रतापी चाची, काली का मित्र जो जीतू रहता है और उसकी ताई जो निहालो है वह पात्र हैं जिसे उपन्यासकार ने उपन्यास में शोषित दिखाया है, तथा इनमें से काली और ज्ञानों को शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए चित्रित किया गया है उपन्यास में। दूसरा वर्ग चौधरियों का है जो वर्चस्ववादी के रूप में उपन्यास में चित्रित है, तथा गांव के एवं आसपास के खेतों में इन्हीं लोगों की जमीन है, मतलब खेत इन्हीं लोगों की है। धरती धन्ना अपना में इनका शोषक और अमानवीय तथा क्रूर चरित्र के रूप में चरित्र चित्रण हुआ है। चौधरी हरनाम सिंह और हरदेव चौधरी मुंशी जो चौधरी पात्र हैं वह अत्यधिक उदंड हैं, बात बात में पीट देते हैं। जब भी उनको चौधरीपना दिखाना होता है तो चमादरी में आकर के वो जो लोग हैं इन शोषित वर्ग के, चाहे बहुत सारे पात्र हैं, उनको आके उन पर रौब झाड़ते हैं, उन्हें बिना मतलब के मारते पीटते हैं। तो इस तरह से है वो उदंडता, जो अपनी सनक के कारण चमादरी के लोगों को अनायास ही पीटता है। हास्य व्यंग के लिए धर्म चौधरी का प्रयोग किया है इन्होंने, जगदीश चंद्र जी ने। और साथ में चौधरियों में लालू पहलवान का पात्र न्यायप्रिय दिखाया गया है, जो काली का पिता भी रहता है, काली का पिता का दोस्त भी रहता है। तो क्या करते हैं कि चौधरियों में जो है ये लालू पहलवान का पात्र न्यायप्रिय है। कैसे? वह अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों से मानवीय व्यवहार करता है। कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी देख रेख करने के लिए, मतलब उसकी खोज खबर लेने वो उसके चमादरी में चला जाता है। तो इस रूप में वह मानवीय थोड़ा है, मानवीय व्यवहार करता है, और दुख तकलीफ के समय चमादरी में जाकर मदद भी करता है। ठीक। और तीसरा वर्ग है, यह वह वर्ग है जो न चमार है अर्थात न शोषित है न चौधरी। तो यह वह वर्ग है जो, ये जो तीसरा वर्ग है यह वह वर्ग है जो न चमार है न चौधरी है, अर्थात न शोषित है न शोषक है। वह है गांव का बनिया छज्जू सा, पंडित संत राम, सनातनी समुदाय से जुड़ा हुआ है। छज्जू जो है वो बनिया है, और महाशय जो आर्य समाजी हैं, पादरी जो हैं अचिंत राम है, उपन्यास में ईसाई धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उभरा है। इन विभिन्न पात्रों को उपन्यासकार जगदीश चंद्र ने शोषण के विभिन्न स्तर को प्रदर्शित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास में संयोजित किया है, जिससे कि चमारों पर हो रहे चौतरफा शोषण, चारों तरफ से जो शोषण हो रहा है उसको विश्वसनीय रूप से उपन्यास में चित्रित किया जा सके। इसलिए जगदीश चंद्र जी ने इन सब पात्रों को, इन सब शोषक पात्रों के अतिरिक्त जो शोषक पात्र हैं बनिए के रूप में, पंडित के रूप में, पादरी के रूप में, और भिन्न सामाजिक जो हैं डॉक्टर जो टहल सिंह है इत्यादि, ये सब लोग जो हैं ये इन सब पात्रों का चित्रण किया है। अब हम उपन्यास के प्रमुख पात्र काली तथा ज्ञानों का चरित्र के उपन्यास के अनुसार देखेंगे। एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक। काली जो है उपन्यास का प्रमुख पात्र है जो स्वयं दलित है तथा शोषण के विरुद्ध खड़ा होता है, तथा शोषक सवर्णों के विरुद्ध चमादरी के लोगों को जागरूक करते हुए एकत्रित भी करता है। ठीक। अब उसके बाद जो है काली जो बचपन में जो है, काली की कहानी है कि जो काली जो बचपन में भूखाली की अवस्था में घर से चोरी छिपे भाग जाता है और कानपुर, मतलब 2-3 दिन भूखा रहता है। उसके बाद वो घर से भाग जाता है शहर की ओर, कानपुर। तो कानपुर वह पहुंचकर दलित से मजदूर बन जाता है, क्योंकि उपन्यास में दिखाया गया है, दलित से मजदूर मैं इसलिए बोला कि उपन्यास में दिखाया गया कि दलितों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वह सवर्णों की दया पर अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं उस गाँव में, चमादरी में। परंतु शहर में मजदूरों के अधिकार होते हैं, जैसे निर्धारित काम के घंटे, दिहाड़ी मजदूरी तय करने का अधिकार इत्यादि।
शहर को गांव से दलितों के संदर्भ में बढ़िया दिखाया गया है इस उपन्यास में। वहाँ छुआछूत का, अपमान का दंश गांव की तुलना में कम है ना। काली जब शहर से पैसे कमाकर 6 साल बाद गांव लौटता है तो गांव पहुंचते ही पुरानी स्थिति को देखकर वापस गांव से शहर जाने का मन बना लेता है। देखता है ये अच्छा जगह नहीं है, अब मतलब उसको मन उग जाता है शहर की चकाचौंध या फिर शहर में जो मानवीय व्यवहार है गांव की तुलना से बेहतर, उसके कारण। परंतु क्या है ना कि वापस मन बना लेता है, पर वो अपने एकमात्र जीवित जो स्वजन है, एकमात्र है वो तो बचपन में उसके माता पिता चल बसते हैं, परंतु उनकी चाची जो है, चाचा चाची इसका पालन करते हैं, परंतु चाचा भी चल बसते हैं, बस चाची ही बची रहती है। तो उस एकमात्र जो अपने परिवार का सदस्य है प्रतापी चाची ही है, तो उसके मुंह में रुक जाता है तथा माँ समान चाची के बुढ़ापे के सहारा बनकर अपना सामाजिक दायित्व निभा सके इसके लिए। और काली का एक दोस्त है जीतू, जो काली को देखकर कहता है यहाँ आते हुए, तो इस नरक में दोबारा क्यों आ गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं उस स्थिति को और भी दर्शा रही हैं। तो काली के द्वारा अपना घर पक्का करवाने की घोषणा के बाद जब गांव में वो चर्चा करता है ना कि मैं अपना घर पक्का बनवा लेता हूं, तो गांव के सवर्णों में हलचल पैदा कर देती है। पर बाद में क्या होता है कि गांव के लोगों के द्वारा पता चलता है कि उसका परिवार जिस जमीन पर रह रहा है वह सम्मिलित है, अर्थात गांव के सवर्णों की साझी जमीन है, जो उसे उसके खेत में काम करने वाले चमार मजदूरों को रहने की सुविधा के लिए करवाया गया था। ठीक इस तरह सवर्ण जब चाहे तब उस जमीन से उसे बेदखल कर सकता है। तब काली को अनुभव होता है कि वह जमीन से वंचित है। चूंकि काली पर शहरी वातावरण के प्रभाव के कारण उनकी चेतना अन्य दलितों से, जो गांव में रहने वाले अन्य दलित हैं, उनसे अधिक विकसित है। इसका उदाहरण वह अपने व्यवहार से प्रस्तुत करता है। पक्का घर बनवाने की काली की इच्छा दलितों में भी सामान्य मानवीय जीवन जीने की लालसा को प्रकट करता है कि हम भी अच्छा से जी सके, एक सामान्य मनुष्य के अनुसार हम भी जी सके, हम भी सम्मान से जी सके, तो वो लालसा को प्रकट करता है। उसका यह आत्मसम्मान युक्त व्यवहार या जीवन शैली जीने की इच्छा गांव की स्थिर शोषण व्यवस्था में खलल डाल देता है। काली के इस घोषणा से अन्य दलित युवकों में भी मानवीय इच्छा, जो सवर्णों के अत्याचार के भय से दबी हुई थी, वह अब धीरे धीरे जागने लगती है। तो सवर्णों के अत्याचार तथा दलित दलित से दबते रहने की स्थिति के कारण काली का धैर्य जवाब देता है और चाची के घनिष्ठ मानवीय संबंध तथा ज्ञानों का जो प्रेम, बाद में उनकी प्रेमिका बनती है, ज्ञानों का प्रेम संबंध उन्हें ढाढ़स बताता है। कबड्डी के खेल में तथा वार्ड के समय मंगू के साथ झगड़े के समय पहलवान पिता से प्राप्त जो शारीरिक क्षमता का पता देखने में चलता है कि वो कबड्डी में बहुत पहलवानी करता है, उसका पिता भी पहलवानी करते थे। तो इस तरह से होता है ना कि बाप का जो शरीर होता है वो पुता में भी थोड़ा आता है, तो शारीरिक बल उसमें दिखता है। तथा काली के दृढ़ता एवं धैर्य का पता चलता है। वह आत्म बलिदानी स्वभाव का परिचय हड़ताल के समय स्वयं भूखा रहकर अनाज जो पीड़ितों और निको है उसको देकर दर्शाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काली गांव के सामाजिक क्रांति का सूत्रधार बनता है। आगे इसी क्रांति को दृढ़ करने के लिए सवर्णों के दिहाड़ी पर बेगार का विरोध करना और उसके द्वारा चमादरी को सामाजिक क्रांति की ओर ले जाना वाला बनाता है। काली की दुर्बल चेतना का भी लेखक जगदीश चंद्र ने दर्शाया है। ऐसा नहीं कि काली सिर्फ दृढ़ है, दुर्बलता भी है उसमें। तो काली की दुर्बल चेतना का चित्रण प्रथम में जब प्रतापी चाची बीमार हो जाती है तब जब काली ओझाओं से उसका उपचार कराता है, अंत में झाड़ फूक जो है प्रतापी चाची की मृत्यु का कारण भी बनता है। लेकिन काली को इसका पता नहीं। इस प्रकार काली की सांस्कृतिक चेतना का अविकसित रूप प्राप्त होता है, उसमें अभी भी रूढ़ीपन है। तो इसी पिछड़ेपन के कारण काली के ज्ञानों के साथ संबंध विच्छेद होता है। काली चाहता तो वह आगे, मतलब काली का जो होता है ना संबंध होता है ज्ञानों के साथ प्रेम संबंध, तो गांव वाले उसको बुरा मानते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं ना कि ज्ञानों जो है उसके साथ रहना चाहती है, परंतु गांव के लोग उसके विरुद्ध होते हैं। तो वो चाहता तो, लेकिन वो पिछड़ेपन ज्ञानों काली में जो पिछड़ापन है उसके कारण वह अपने प्रेम संबंध को आगे नहीं बढ़ा पाता है या फिर उसको सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो काली चाहता तो आगे बढ़कर ज्ञानों से विवाह कर भागकर विवाह कर लेता और कानपुर लेकर चला जाता, जहां उसको खोजने वाला कोई नहीं था। और वहां उसका पहचान भी था 6 वर्षों तक काम करने के बाद। तो जहां उसका पीछा कोई नहीं कर पाता, या फिर गांव में रूढ़ियों के विरुद्ध जो रूढ़ी थी कि भाई भाई है, हेन तेन है, रिलेशन में नहीं करेंगे, एक ही जात में नहीं करेंगे, तो ये इसके विरुद्ध जागृति पैदा भी करता, या अपने प्रेम का बलिदान कर ज्ञानों का जान बचा लेता कि भाई लो अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा,
सो तुम बचो, नहीं तो उसकी माँ और भाई, ज्ञानो की माँ और भाई जो उसको सखिया दे करके मार देता है तो वह नहीं मरती। तो यहाँ पे क्या है कि काली अपने दुर्बल चेतना और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण किसी भी विकल्प को नहीं चुनता तथा अपने आसपास की स्थितियों को नियंत्रण भी नहीं करने का प्रयास करता है। अतः क्या होता है कि स्थितियां उसकी प्रेमिका तथा शुभचिंतक ज्ञानों को लील जाती है। मतलब अब जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके कारण ही तो ये उसकी ज्ञानों की माँ और भाई मिलकर उसको जहर दे देते हैं ज्ञानों को, तो मर जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काली इस प्रकार अंतिम परिणति में दुखांत चरित्र है, वो सुख में है। फिर काली में शहर में रहने के कारण उसकी चेतना तथा मानवीय संवेदना का विकास हुआ है, परंतु वर्गीय पिछड़ेपन के कारण दकियानुसी एवं रूढ़िवादीपन बना हुआ है उसमें। ठीक, अब ज्ञानों पे आते हैं। काली का दोनों रूप हमने देखा, एक सशक्त भी है और थोड़ा सा उसमें पिछड़ापन भी है। ठीक, अब ज्ञानों पे आते हैं। तो ये प्रश्न आया था चरित्र चित्रण का दिसंबर 2017 में, प्रश्न संख्या 3 है ये, जिसका मैं अभी बता ही रहा हूँ, आधा बताया हूँ, आधा और चल रहा है। तो ज्ञानो जो है धरती धन्य अपना उपन्यास की दूसरी प्रमुख पात्र हैं, जो सवर्णों के हाथों अपना जमीर बेच चुके मंगू की बहन है तथा उपन्यास के नायक कालिका की प्रेमिका है। जहाँ मंगू चाटुकार प्रवृत्ति का है, वहीं ज्ञानों का चरित्र सवर्ण चौधरियों के विरुद्ध दृढ़ एवं मुखर रहता है। इसका प्रमाण जहाँ चौधरी लोग चमादरी के लड़कियों को अपना चारा समझते हैं, वहीं ज्ञानों को कोई चौधरी या उसके तीखे व्यवहार के कारण छेड़ने से भी डरते हैं। इससे पता चलता है कि जो चौधरी लोग चाहते हैं ना कि जो चमादरी के स्त्रियां हैं उनको अपना चारा समझता है शारीरिक शोषण के लिए, परंतु ज्ञानों से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुखर है। ज्ञानों का स्वभाव स्वाभिमानी है। जब काली अपने घर को पक्का करने की बात करता है तो सबसे अधिक हर्ष खुशी ज्ञानों को ही होता है, तथा जब प्रेमी काली को हरदेव कबड्डी के खेल में चोट पहुंचा देता है, गलती से या मतलब जानबूझ करके नियम के विरुद्ध जाकर के कबड्डी के खेल में चोट पहुंचा देता है, तो वह समाज से खतरा मोल करके पूरे गांव से चमादरी से खतरा मोल लेकर के काली से मिलने जाती रहती है। तो ज्ञानों का चरित्र गोदान हम जब कंपेयर करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये डाल देंगे तो अच्छा लगेगा कि ज्ञानों का चरित्र गोदान के नारी पात्र जो होरी की पत्नी होती है धनिया, जैसे वो मुखर होती है वैसे ये भी मुखर है, मिलता है। जब गोदान का प्रमुख पात्र होरी अपनी स्थितियों से निराश होता है या पलायनवादी होता है तो धनिया उसे जैसे ढांढस बधाती है, उसी तरह धरती धन्ना अपना उपन्यास में जब भी काली निराश या हताश होता है तो उसका साथ देने के लिए ज्ञानों उसके साथ दृढ़ता से खड़ी रहती है। ठीक, एक सेकेंड, हेलो ना बा, हाँ एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें वही चीज है कि उसे ढांढस बजाती है। इस तरह धरती धन्ना अपना उपन्यास में जब भी काली निराश या हताश होता है तो उसका साथ देने के लिए ज्ञानों उसके साथ दृढ़ता से खड़ी रहती है, और अंत में काली पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण ही ज्ञानों के जीवन का काली के पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण ये समस्या से भाग जाता है, वो समस्या से डटकर खड़ा नहीं रहकर करता है, तो वो उसके पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण ही ज्ञानों का दुखांत अंत होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके ज्ञानों के पेट में काली का बच्चा रहता है, फिर भी उसकी जानकर भी वह जानती है कि उसे जहर दिया जा रहा है, फिर भी वह जहर खा के चुपचाप खा लेती है और मृत्यु को वरण कर लेती है। तो ज्ञानों में भी सामाजिक रूढ़ियाँ और सेक्स संबंधी दृष्टिकोण के रूप में विराजमान है। जो रूढ़ियाँ और अंधविश्वास है सेक्स संबंधी दृष्टिकोण के रूप में विराजमान है, और यह एकमात्र स्थिति होती है जहाँ ज्ञानों के चरित्र की दुर्बलता दिखती है, बस इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं दिखती है। और अब आते हैं हम लोग सवर्ण पात्र, शोषक पात्र, जो सवर्ण जो शोषक पात्र के रूप में है उसमें। तो इसके शोषक पात्र के सवर्ण जो है चौधरी है, तो इसके अंतर्गत चौधरी जाति के लोग आते हैं जो गांव का वर्चस्ववादी वर्ग होने के साथ जमीनों का मालिक भी है, और यही चौधरी वर्ग धरती धन्य अपना में शोषक, अमानवीय तथा अपने क्रूर चरित्रों के रूप में सामने आए हैं। परंतु इसी वर्ग में जहाँ चौधरी हरनाम तथा हरदेव जैसे उग्र एवं उदंड पात्र हैं, तो साथ में एक पात्र लल्लू पहलवान भी है जो शोषित दलितों के प्रति न्याय भाव रखता है तथा उसके सुख दुख में खोज खबर भी लेता है। और परंतु लल्लू पहलवान जो है चमार चौधरी के संघर्ष जब होता है तो अपने जाति के साथ रहने से समाज में जातीय आधारित जो वर्गीय व्यवस्था है जातीय आधारित जो वर्गीय व्यवस्था है उसका प्रभावी रूप दिखने को असर पड़ता है कि जाति का कितना प्रभाव है क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वो उसको उजागर करता है कि वो जाति के कारण
अपने जाति वालों का साथ देता है, चौधरियों का साथ देता है। तो उपन्यास में हास्य व्यंग के अवकाश के लिए कथाकार जगदीश चंद्र जी ने धर्म चौधरी का पात्र को रखा है। ऐसे पात्र सामान्यतः हर जगह पाए जाते हैं जो निठल्ले रह करके बातों के बल पर अपना गुजर बसर करते हैं। उपन्यास में धर्म चौधरी स्वयं को कानून का जानकार बता करके लोगों से ध्यान हटता है और अपना आतंक फैलाए हुए है, वह उसी के बल पर कमीशन खोरी करके अपना निर्वाह कर रहा होता है। अब आते हैं अन्य शोषक पात्र पे। तो अन्य शोषक पात्रों के प्रमुख रूप से छज्जू सा है, बनिया का चित्रांकन जो लेखक जगदीश जी ने किया है। बनिया जो होता है, छज्जू सा दलित एवं चौधरी दोनों से बना करके चलता है, बना करके अपनी दुकानदारी चलाता है और उसकी विशेषता है कि आर्थिक स्थिति अनुरूप सामने वाले से आचरण व्यवहार करता है। काली जब शहर से पैसा कमा कर लौटता है तो छज्जू बनिया उसे प्रेम से काली बाबू कहते हैं, और काली बाबू पुकारते हैं, बुलाते हैं, परंतु बाद में कालांतर में आगे चलकर यही काली बाबू मात्र काली रह जाता है। उसका कारण क्या है कि उसके पास पैसा समाप्त हो जाता है काली के पास। तो इस प्रकार यह पात्र भी व्यक्तिक न होकर वर्ग प्रतिनिधि पात्र के रूप में उपन्यास में उपस्थित हुआ है। एक विशेष वर्ग को, जो बनिया वर्ग है, उसके धूर्तता को दर्शाता है, अमानवीय व्यवहार को दर्शाता है, असमान व्यवहार को दर्शाता है कि वह पैसे वाले की करता है, तो वह है जो बनिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त पंडित संत राम जो सनातनी समुदाय से जुड़ा रहता है और दलितों से छुआछूत का व्यवहार करता है, परंतु दलित स्त्रियों पर गंदी निगाह दृष्टि रखता है। ठीक, तो इसी तरह पादरी अचिंत राम तथा आर्य समाजी महाशय भी दलितों को मानवीय आधार पर दुख की स्थिति में सहायता नहीं करता, अपितु वह दलितों की असहाय स्थिति में उसका शोषण सुविधाओं के नाम में धर्म परिवर्तन करवाने के अवसर में रहता है। और भी वर्गीय विशेषताओं को प्रदर्शित करने हेतु से उपन्यास में आते हैं अन्य दलित पात्र हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य शोषित पात्र उपन्यास में लेखक जगदीश बाबू ने अन्य दलित शोषित पात्रों में लच्छो, नंद सिंह, प्रतापी चाची को प्रमुखता से कथा सार में स्थान दिया है, जो उपन्यास के परिवेश एवं घटनाक्रम में विश्वसनीयता प्रदान कर सके हैं। नंद सिंह यह पात्र एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान के प्रति सजग है और स्वाभिमानी है, और यही एकमात्र पात्र होता है जो मतलब किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करता, यह अपना बिजनेस करता है, जूते बनाने का अपना व्यवसाय करता है। तो आर्थिक रूप से चौधरियों पर यह निर्भर नहीं है अन्य दलितों की तरह। तो तथा यह जाति व्यवस्था के दंड से पीड़ित होकर के ना चमार से सिख बनता है, परंतु चौधरियों के नज़र में वह चमार का चमार ही बना रहता है। फिर वह तंग आकर के फिर क्या करता है, सिख से पूर्ण धर्म बदल करके ईसाई बनता है। परंतु एक विशेषता है कि नंद सिंह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह सामंती व्यवस्था का तथा जाति पाति एवं छुआछूत व्यवस्था से पीड़ित ही रहता है। और एक चीज़ और है कि वह धर्म बदलता है तो अपने पिछले धर्म से उसको कोई शिकवा नहीं होता है, वह तो सिर्फ अपना धर्म इसलिए बदल देता है कि बस उससे उसको सम्मान मिले, इससे कोई बैर नहीं होता है कि फलाना धर्म अच्छा है फलाना धर्म खराब, इस तरह का भाव नंद सिंह में नहीं है। वह सिर्फ उसका मूल मकसद यही है कि धर्म बदलने का, कि वह अपने को स्वाभिमानी रखना चाहता है कि उसका कोई प्रताड़ित ना करे सामाजिक हैसियत के अनुसार उसे। तो सामाजिक स्थिति में इसके बाद है कि लच्छो, जो कि प्रीतो एवं निक्कू की 11 संतानों में एक है, बड़ी है। उसका पिता निक्कू जो एकदम निठल्ला दलित है, इसलिए परिवार के भरण पोषण के लिए उसकी माँ प्रीतो के साथ लच्छो भी चौधरियों के घर पर काम करने को मजबूर होती है। इन दलित स्त्री पात्रों के माध्यम से लेखक जगदीश जी ने सवर्ण चौधरियों द्वारा दलित जमात स्त्रियों का यौन शोषण, जातिगत उत्पीड़न तथा सवर्णों के सामंती आतंक को दर्शाया है। प्रीतो एवं उसकी अबोध पुत्री लच्छो के यौन शोषण की कथा को चमादरी के झगड़े के माध्यम से प्रकाशित कर एक साहित्यिक सूझबूझ का परिचय लेखक ने दिया है, जो अश्लील चित्रण नहीं है, क्योंकि यह बात दलित स्त्रियों के झगड़ों पर परस्पर आरोप लगाने के क्रम में परस्पर उजागर करके लेखक ने प्रबुद्ध जनता पाठक का ध्यान आकर्षण किया है। प्रतापी चाती और ताई निहालो एवं जीतो आदि पात्रों को एक साधारण पीड़ित एवं न्यायप्रिय दलित चरित्र के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया, जो कथावस्तु के अनुसार उत्पन्न किए गए हैं। अब आते हैं कॉमरेड, किताबी कॉमरेड। टहल सिंह तथा बिशन देस के रूप में कथाकार ने किताबी कम्युनिस्टों पर व्यंग्य किया है, जो मुख्य मुद्दे से इतर एक किताबी सिद्धांत को प्रतिपादित कर ख्याली इनकलाब की बात करते दिखाया गया है, जो कि समकालीन उन बुद्धिजीवियों पर व्यंग्य है लेखक के द्वारा जो मुद्दे को बिना समझे अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्रों को जो व्यक्तिक न होकर के एक प्रतिनिधित्व
एक वर्ग का प्रतिनिधि करता हुआ दिखता है। एक कोई बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है, कोई शोषक वर्ग का, कोई शोषित वर्ग का, और कोई अन्य शोषक जो सामान्य रूप से होते हैं समाज में, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग हैं तो उनका करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास धरती धन्ना अपना में लेखक जगदीश बाबू जी ने उसे बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है, जो कथा को विश्वसनीयता प्रदान करता है, उपन्यास को विश्वसनीयता प्रदान करता है। नमस्कार, आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो धन्यवाद। आपका परीक्षा के लिए, आपके परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। रात को 8 बजे स्वचर्चा आरंभ होगी, वही पुराने गूगल मीट के लिंक पे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो निश्चय ही जुड़ें, यह ज़रूर आप लोग के लिए लाभप्रद हो सकता है। कृपया आप लोग भी परस्पर सहयोग करके हम सभी का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।